तो गाइस अभी जो कुछ वीडियोस पहले ही मैंने जो सोलो लेवलिंग के जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को रैंक किया था, जिसके अंदर मैंने जो रूलर्स और मोनार्क्स को ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं उन्हें ऐड करता तो सारे लिस्ट जो है रूलर्स और मोनार्क्स के वेसल से ही जो भर जाता। और मैंने इसलिए कहा था कि मैं उस पर जो एक सेपरेट वीडियो जो लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो रैंकिंग लेकर आया, जिसके अंदर मैं रूलर्स और मोनार्क्स को जो है इस वीडियो के अंदर में जो है रैंक करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के अंदर में हमें रूलर्स की जो पावर्स है उसके बारे में बहुत ज्यादा कम बताया गया है और उनके नाम तक हमें प्रॉपर रिवील नहीं किया गया। उनके पावर्स की बात तो तुम छोड़ ही दो, इससे ज्यादा तो हमें मोनार्क्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे हम उनके नाम के साथ साथ उनके बहुत सारे मोनार्क्स की जो पावर्स भी हमें बता दी गई है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो मोनार्क्स की पावर को जो कंपेयर करूंगा, इसके अलावा उनकी पावर्स को मैं रैंक भी करूंगा। तो अगर तुम्हें रैंकिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें रैंकिंग पसंद नहीं आती है तो तुम अपनी रैंकिंग जो है मुझे कमेंट्स में अंदर में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो नंबर 9 पे जो मोनार्क आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ बिगिनिंग, और इसका नाम तुम लीगिया भी कह सकते हो, जिसे जो है हमने सबसे पहले देखा था सोलो लेवलिंग के मानवा के अंदर में, जहाँ पे जापान के एक एस रैंक गेट के अंदर में जो है ये फाइनल बॉस के रूप में दिखाया जाता है। अब जो ये मोनार्क ऑफ बिगिनिंग है वो बहुत बड़े जायंट्स की आर्मी को जो है कंट्रोल करता है, जिसके अंदर में हाई ऑक जैसे क्रीचर्स आते हैं। तुम्हें याद ही हो कि हाई ऑक्स कितने ज्यादा पावरफुल थे। और इसका जो हिंट हमें, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जापान के एस रैंक गेट के अंदर में आया था, जहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद में रूलर्स ने जो है इसे कैद कर लिया था, इसे जो है अर्थ के अंदर में कैद करके रख लिया था, ताकि वो जो है पूरी अर्थ के अंदर जो माना सोर्स के रूप में यूज किया जा सके। और अर्थ के अंदर जितना भी माना का सोर्स जो कि तुम्हें दिखाई पड़ता है, उसका जो सोर्स है वो मोनार्क ऑफ बिगिनिंग ही है। अब देखो, इसकी पावर्स के बारे में हमें उतना ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, ना ही इसके बारे में हमें कुछ उतना ज्यादा डिटेल्स में पता है। बस हमें इतना पता है कि जब ये जिन्हू से मिलता है तो ये जिन्हू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो जो है उसे फ्री कर दे, लेकिन जिन्हू जो उसकी बात नहीं मानता। जब जो है वो देखता है कि जिन्हू उसकी बात में नहीं आने वाला, तो जिन्हू को जो अटैक करके मारने की कोशिश करता है, तो जिन्हू जो उसे एक अटैक के अंदर में जो खत्म कर देता है। और हमें जो इसकी पावर्स के बारे में उतना ज्यादा बताया भी नहीं गया, इसी वजह से मैंने जो इसे इतना नीचे रखा है। अगर हमें इसकी पावर के बारे में थोड़ी सी भी कुछ और जानकारी होती तो हो सकता था कि मैं इसे जो और ऊपर रख लेता, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसकी रैंकिंग इतनी ही काफी है। तो इसके बाद जो नंबर 8 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, जिसका नाम टार्नेक भी है। और ये जो ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर की आर्मी को कंट्रोल करता है, और ये ट्रू डेफिनेशन है मोनार्क की, जो कि ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इंफीरियर बीइंग समझता है, उन्हें जो है मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके पास बहुत ज्यादा इंसेंट फिजिकल एबिलिटीज और टेलीपैथिकली किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी जो है ये इतना नीचे इसलिए है क्योंकि इसकी जो टेक्निक है वो उससे जो है पावर में ज्यादा बूस्ट नहीं देती है। इसकी जो टेक्निक है इसकी वजह से एक टैंक टाइप का जो फाइटर है वो बन जाता है, और इसकी एबिलिटी मोस्टली जो है बाकी मोनार्क्स सपोर्ट करने के लिए ही बनाई गई है। इसकी एबिलिटी को ऐसी नहीं कि ये बैटल में अकेले जाके लड़ाई कर सके, इसी वजह से जो है ये बैटल के अंदर में इतना ज्यादा पीछे होता है। जब फ्रॉस्ट मोनार्क जो है इसे ऑफर करता है कि इसे जिन्हू के जाके साथ में मारना है, तो ये सीधा सीधा जो मना करता है। इसे हमें पता चलता है कि जिन्हू जो है इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इसने जो है जिन्हू को मारने से मना कर दिया था। तो इसके बाद जो हम बढ़ते हैं नंबर 7 पे, तो नंबर 7 पे जो मोनार्क आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन। का नाम यूगोमंट भी है, जो कि सेफ शिफ्टिंग क्रीचर्स को जो है यहाँ पे कंट्रोल करता है। उसकी पूरी आर्मी उसके पास जो डेड बॉडीज को भी समन कर सकता है। ये जो एक मेज टाइप का फाइटर है, जो कि मोस्टली सपोर्ट के काम में आता है, और ये जो अकेले जो है किसी भी बैटल को फाइट नहीं कर सकता है। और इसका भी सेम वही हाल है कि इसने भी टारने की तरह जिन्हू को मारने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये जो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता है, और ये फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ में जो है काम करता था, लेकिन इसने जो है जिन्हू को मारने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो जो है अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकता। अब बात करें इसकी पावर की, तो इसकी पावर जो मोस्टली समनिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स को समन कर सकता है, जिसके थ्रू बहुत सारे अलग से डेड क्रीचर्स को समन कर सकता है, जो आर्मी खुद कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारी जो है मेज टाइप की एबिलिटीज है, जो कि इसने हमें अभी तक दिखाई नहीं है, इसी वजह से ये जो इतना नीचे है। और इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे जो मोनार्क आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ प्लेग, या फिर इसका नाम क्यूरेसिया भी कह सकते हो। और ये जो कंट्रोल करती है इंसेक्ट की बहुत बड़ी आर्मी को, और ये एक इकलौती फीमेल मोनार्क है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है सोलर लेवलिंग के अंदर में। अगर हम बात करें इसकी पावर्स की, तो इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो कि इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से भी एक बनाती है, जहाँ पे इसकी जो पावर्स वो स्पीड स्ट्रेंथ होने के साथ साथ ये जो है इंसेक्ट की आर्मी को भी समन कर सकती है, जिसके थ्रू वो जो है बड़े बड़े पॉइजनस और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती है, जो कि किसी भी पर्सन को एक अटैक के अंदर में खत्म करने का दम रखते हैं। इसके अलावा ये अपनी इंसेक्ट की आर्मी की मदद से जो किसी डेड बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल शैडो आर्मी की तरह, जो कि शैडो मोनार्क की पावर है। और इसके अलावा वो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन्स को भी इस्तेमाल कर और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट में, जिसकी वजह से वो जो है अपने आप को अटैक से बचा सकती है और बहुत सारे अटैक्स को जो कर सकती है। जब इसकी फाइट जो है जिन्हू के साथ में होती है, तो जिन्हू की एबिलिटीज की वजह से जो है जिन्हू पर उसके पॉइजन का कभी भी असर नहीं होता, इसकी वजह से वो जिन्हू के सामने वीक पड़ जाती है। जिन्हू जो है उसे एक ही अटैक के अंदर में बहुत ही इजीली जो है मार देता है, इसीलिए इसकी रैंकिंग इतनी ज्यादा नीचे है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर
नंबर 5 पे जो मोनार्क आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ फैंग यानी कि राकेट। और ये जो है बीस्ट मोनार्क है और ये जो बहुत बड़ी मैजिकल बीस्ट की आर्मी को कंट्रोल करता है। और ये जो है पावरफुल तो है ही, इसकी अगर बात करें तो इसकी फिजिकल एबिलिटीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ में ये बहुत ज्यादा इंसेन फाइटर भी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी की बहुत ज्यादा बड़ा डरपोक है। और ये जो अपने से पावरफुल अपोनेंट से लड़ने के बजाय जो भागना प्रेफर करता है। और ये चीज हमने पहले भी देख के रखी है, जब राकेन ओरिजिनल शैडो मोनार्क एसबॉर्न से फाइट करने जाता है डीमन किंग बैरन के साथ में, और जब उसे लगता है कि वो जो एसबॉर्न को नहीं हरा सकता है तो वो जो है बैरन को अकेला छोड़ के वहां से भाग जाता है। इसके बाद सेकंड बैटल में भी जब जिनवू जब शैडो मोनार्क की पावर्स को जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, इसके बाद जब राकेन को फील होता है कि वो जो है जिनवू को नहीं हरा सकता तो वो वहां से भागना प्रेफर करता है और वो वहां से भाग भी जाता है, लेकिन बाद में जिनवू से ढूंढ के जो है मार देता है। भले ही ये कितना भी डरपोक क्यों ना हो, लेकिन इसकी पावर जो बहुत ज्यादा इंसेन है। इसी वजह से मैंने जो इसे इस बाकी सारे मोनार्क से जो ऊपर रखा है, इसके नीचे के जितने मोनार्क है वो इसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैंने राकेन को इतना ऊपर रखा है। तो इसके बाद जो नंबर 4 पे जो मोनार्क आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। अब देखो मुझे इसका नाम तो कहीं पे नहीं मिला, इसलिए मैं इसे फ्रॉस्ट मोनार्क ही कहने वाला हूँ। तो ये जो है बहुत बड़े आइस रिलेटेड क्रीचर्स की आर्मी को जो समन कर सकता है, जिसके अंदर में आइस एल्फ के साथ साथ जो आइस बियर्स है उस तरह की आर्मी जो है कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके पास जो बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज भी, जिसकी वजह से ये जो है आइस से जो बहुत बड़े बड़े वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, पूरे बैटल फील्ड को जो आइस से कंट्रोल कर सकता है। अब देखो ये जो मोनार्क है इसके पास तो फिजिकल एबिलिटीज ज्यादा खास नहीं, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है बनाता है। और ये चीज हमने देखी थी जब इसने जो है जिनवू को मारने के समय में अपनी स्ट्रेटेजीज का यूज किया था, जहाँ पे इसने बीस्ट मोनार्क का यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जिनवू को हैंडल किया था और उसे जो है ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन जब जिनवू फिर से जो है शैडो मोनार्क की पावर के साथ में रिवाइव होता है, वो फ्रॉस्ट मोनार्क को मार देता है। इसके अलावा जो है फ्रॉस्ट मोनार्क ने हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गनी से भी फाइट की थी, लेकिन गो गनी के ओल्ड एज में जाने की वजह से वो अपनी पावर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जो है अपनी पावर्स को ओवरवेल्म होने की वजह से उसका वेसल ब्रेक हो जाता है, वो जो मारा जाता है। इसका बदला जो जिनवू बाद में फ्रॉस्ट मोनार्क को मार के ले लेता है। इसी वजह से मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है। तो इसके बाद जो आता है नंबर 3 पे जो कैरेक्टर उसका नाम है मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम, जिसे जो डीमन किंग बैरन भी कहा जाता है। और ये वही कैरेक्टर है जो जिनवू ने जो डीमन कैसल के अंदर में डिफीट किया था। अगर तुमने जो है मानवा देखे तुम्हारे दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, डीमन कैसल के अंदर में जिनवू ने जो है इसे बहुत इजीली जो डिफीट कर दिया था, तो फिर जो है ये इतना ऊपर कैसे आ रहा है। तो मैं तुम्हें एक बात जो यहाँ पे क्लियर कर दूं, जिस डीमन किंग बैरन को जिनवू ने डीमन कैसल के अंदर मारा था वो ओरिजिनल मोनार्क नहीं था, बल्कि वो जो है एक रेप्लिका थी जिसे सिस्टम ने क्रिएट किया ताकि वो जिनवू को एक फाइनल बॉस दे सके डीमन कैसल के अंदर में। और जिनवू ने उसे जो है अपनी पूरी पावर की मदद से नहीं हराया था, उसे जो है जिनवू ने इग्रिस टैंक और बाकी अपने पावरफुल शैडो सोल्जर्स की मदद से जो बहुत दिमाग लगा के बहुत मुश्किल से हराया था। और बात कर ओरिजिनल बैरन की, तो ओरिजिनल बैरन को जो है शैडो मोनार्क एसबॉर्न ने जो है मार दिया था, जब मोनार्क ऑफ फैंग और मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम यानी कि बैरन जो है एसबॉर्न को मारने जाते हैं। वहां से राकन जो है भाग जाता है, लेकिन बैरन जो है एसबॉर्न के हत्थे चढ़ जाता है और वो जो है उसे मार देता है। वहीं पे उसी की मेमोरीज का यूज करके जो है आर्किटेक्ट ने जो सिस्टम के अंदर में जिनवू को एक फाइनल बॉस दिया था जो कि डीमन किंग बैरन था। अब इसकी बात कर तो ये जो बहुत ही पावरफुल जायंट्स और डीमंस की आर्मी को समन कर सकता है और ये जो है लाइटनिंग अटैक्स भी जो है क्रिएट कर सकता है। इसका जो हमने पावर से वो हमने डीमन कैसल के अंदर में देख के रखी हुई है। ये उसकी पावर का सिर्फ 10% हिस्सा था, इसकी असली पावर जो कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैंने जो है इसे नंबर 3 के अंदर में रखा हुआ है। तो नंबर 2 पे जो मोनार्क आता है उसका नाम है शैडो मोनार्क एसबॉर्न, या फिर तुम जो जिनवू को भी ले सकते हो जो कि अभी करंट शैडो मोनार्क है। तो मानवा के अंदर में हमें जिनवू की पूरी पास्ट और इसके साथ साथ शैडो मोनार्क की पूरी पावर्स भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी गई है। इसी वजह से मैं जो इस पर ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी सवाल आ रहा हो कि जिनवू जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है, तो मैंने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है। तो इसका जवाब जो तुम्हें आगे जाके जो मिल जाएगा आगे की वीडियो में, जहाँ पे मैं जो नंबर 1 को जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बताऊं कि मैंने जो है जिनवू को सेकंड नंबर पे क्यों रखा हुआ है। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं नंबर 1 पे। जहाँ पे नंबर 1 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर एंटेरियर, जो कि बहुत ही पावरफुल ड्रैगन्स की आर्मी को जो कंट्रोल करता है। और उस आर्मी के अंदर में कामेस जैसे पावरफुल ड्रैगन्स भी शामिल है, जो कि तुम्हें याद ही होगा कि जिसने जो जब अर्थ पे पहली बार एस रैंक डंजन गेट खुला था यूएसए के अंदर में, तो कामेस ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और उस तरह की आर्मी को जो है यहाँ पे एंटेरियस कंट्रोल करता है। और अब तुम्हारे दिमाग में जो यहाँ पे डाउट था कि जिनवू जो है एंटेरियस ज्यादा पावरफुल है, तो उसे जो मैंने नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, वो डाउट जो मैं तुम्हारे यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि एसबॉर्न जो है कोई ओरिजिनल शैडो मोनार्क नहीं है, बल्कि वो पहले एक रूलर था, उसके बाद में जाकर जो शैडो मोनार्क बनता है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं एंटेरियस की, तो एंटेरियस से अगर जिनवू जो है 1v1 भी अगर फाइट करेगा तो भी जो है उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये चीज हमने देखी भी थी, जब जिनवू एंटेरियस से फाइट करता है तो वो जो है उसे हराने में स्ट्रगल कर रहा होता है। लास्ट के अंदर में जाके रूलर्स जो है उसकी मदद करते हैं जिनवू की, तब जाके जो है वो एंटेरियस को हराता है। अगर हम बात करें एंटेरियस की रॉ पावर की, तो उसकी रॉ पावर बहुत ज्यादा इंसेन है, जहाँ पे वो जो है एक बहुत बड़े जायंट ड्रैगन के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसे जो
है मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स को जो है कर सकता है। इसके अलावा एंटीरियस की जो ड्रैगन ब्रेथ वाली पावर है वो किसी भी चीज को जो एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है। इसका पावर का जो नमूना है हमने जो यहाँ पे देख के रखा हुआ, जहाँ पे जिन्नू के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर होने के बाद भी जिन्नू के हाथ में जो परमानेंट स्कार है वो एंटीरियस के ड्रैगन ब्रेथ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसकी पावर की बात करें तो वो किसी भी चीज को जो एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है। इसी वजह से जिन्नू भी जो वुंड को अभी तक हील नहीं कर पाया है। और अगर हम बात करें जिन्नू की तो अकेले के बैटल में कभी भी जो है एंटीरियस को हरा नहीं सकता, क्योंकि एंटीरियस कहीं ना कहीं फिजिकली जिन्नू से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और इसी वजह से मैंने जो है एंटीरियस को नंबर 1 पे रखा है। तो गाइस ये तो हो गए सारे मोनार्क्स की रैंकिंग जो मैंने यहाँ पे की है। अब तुम मुझे बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें जो ये रैंकिंग मेरी पसंद नहीं आई तो तुम अपनी रैंकिंग जो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। इसके अलावा आज की वीडियो के लिए बस गाइस इतना ही। और मैं तुम्हें मिलता किसी से ब्रांड न्यू वीडियो साथ। अगर जाते जाते जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं तुम्हें मिलता किसी से ब्रांड न्यू वीडियो साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।